वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अब तक की जो हमारी 3 क्लासेस थी, आई होप आई एम ऑडिबल प्रॉपर्ली टू एवरीवन, है ना। अब तक की जो हमारी 3 क्लास थी, पहले उसको अब टाइम बनता है कि 15 मिनट सिर्फ उसको ही हम क्या करें, उस जर्नी को रिवाइव करें। सबसे पहले मैंने डे 1 पे क्या सीखा था कि जीएसटी जो है, जीएसटी लगता है गुड्स एज वेल एज सर्विस पे। दैट मीन्स इन ऑर्डर टू अप्लाई जीएसटी आइदर इट शुड बी गुड्स, इट शुड बी सर्विस। एंड गुड्स एंड सर्विस का होना चाहिए ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन तब एक ट्रांजैक्शन माना जाएगा जब वो एक टैक्सेबल इवेंट बनाता है, देन दैट टैक्सेबल इवेंट इज माय सप्लाई। ठीक है। सप्लाई वाज गिवन इन सेक्शन नंबर 7। मुझे सेक्शन नंबर 7 में सप्लाई दे के रखा है। अब सप्लाई मतलब क्या? सप्लाई इंक्लूड, दैट वाज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ सप्लाई या फिर ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, वेदर ऑफ गुड्स वेदर ऑफ सर्विस। अब चाहे आप रेंट पे दो, लीज पे दो, डिस्पोज करो, आप बार्टर करो, आप एक्सचेंज करो, आप सेल करो, आप ट्रांसफर करो, वॉट एवर इट इज। और इसके अलावा भी कोई एग्जाम्पल दिमाग में आते, इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। बट होना चाहिए या तो गुड्स या तो होना चाहिए क्या, सर्विस होना चाहिए, इतना है। अब इसके बाद बोला है कि इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, इट शुड बी इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इतना हमने पढ़ा था, चाहे आप ऑलरेडी कर चुके हो, दैट इज मेड और एग्रीड टू बी मेड। ये पूरा क्या था मेरा सप्लाई का तो क्लॉज था। अब इस पे जाते हैं गुड्स की डेफिनेशन पे। गुड्स इंक्लूड एनीथिंग दैट इज व्हाट मूवेबल। गुड का मतलब ही है, गुड मीन्स वट एवर दैट इज मूवेबल। बट इसमें मनी नहीं आता, सिक्योरिटी नहीं आता, बट सिक्योरिटी आता नहीं है, बट एक चीज आती थी, दैट वाज एक्शनेबल क्लेम। फिर यही एक्शनेबल क्लेम को क्या किया, यहाँ पे गुड्स बताया, और कहाँ पे जाके शेड्यूल नंबर 3 में जाके बोला कि सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। बट क्या इंक्लूड किया था उसके अंदर? 3 चीजें। क्या थी वो? मैं भूल गई। लॉटरी लॉटरी बेटिंग। बेटिंग एंड गैम्बलिंग। मतलब वो लिंक याद आ गई कि ये 3 चीजें थी। फिर इसके बाद में मनी नहीं, लेकिन मनी का कन्वर्जन, मनी का डिनोमिनेशन चेंज करना, जिसके लिए आप एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो, वो गुड्स था या सर्विस? सर्विस। सर्विस। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, ग्रासेस, ग्रोइंग क्रॉप्स, अटैच टू लैंड, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, ये सब भी गुड्स है। मुझे याद नहीं आ रहा उसमें कुछ ऐसा था कि मूवेबल तो इंक्लूड हुआ, फिर इमूवेबल जा कहाँ रहा था डेफिनेशन वाइज? सर्विस उसमें। सर्विस में। लेकिन क्या वो सर्विस बन गया था क्या? फिर कहाँ गया था वो? शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में क्या लिखा है? सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग आर नीदर नॉर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। वेरी गुड। तो याद आया कि वो भी शेड्यूल 3 में कहीं ना कहीं उसने फेंक दिया उसको बाहर, कि सिर्फ सेल है। लेकिन याद रखना, अगर रेंट है तो रेंट पे दिया तो सप्लाई। हाँ, सप्लाई तो है, बट गुड्स का या सर्विस का? गुड्स। यहीं से फिर से वर्चुअल खींचो। सर्विस। सर्विस बोला था ना, रेंट पे देना मतलब राइट टू यूज देना। आप किसी भी चीज को रेंट पे दो, आप उसका टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ क्या दे रहे हो, राइट टू यूज। तो राइट टू यूज क्या है हमारा, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो चाहे मैं मूवेबल दूं या इमूवेबल दूं, अगर मैंने उसको रेंट पे दिया है तो दैट इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस। याद आया? ठीक है। फिर ये हो गई गुड्स की। फिर गुड्स में याद है कुछ चीजें ऐसी थी जिसको बिल्कुल जीएसटी के दरवाजे से आउट कर दिया था, वो क्या था? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कुछ चीजें डेफर थी, वो क्या क्या था? हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल, एविएशन पेट्रोलियम टर्बाइन, क्रूड, एविएशन टर्बाइन, नेचुरल गैस, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, मोटर स्पिरिट, इसको ऐसे बोलो ना, एच से क्या था? हाई स्पीड डीजल, पी से पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब एच पी। एम से मोटर स्पिरिट, ए से एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एविएशन। एंड एन से नेचुरल गैस। तो एचपी मैन। ये पूरे हो गए 5 तुम्हारे क्या चीजें। तो अब गुड्स का क्लस्टर खत्म हुआ। सर्विस में मुझे याद नहीं आ रहा, सर्विस इंक्लूड्स एनीथिंग, इंक्लूड नहीं, मन सर्विस मीन कुछ भी हो सकता है अदर देन गुड्स मनी एंड ठीक सिक्योरिटी। है, मनी एंड सिक्योरिटी। ये हो गया। फिर इसके बाद कंसिडरेशन किया था। कंसिडरेशन क्या कैश में हो सकता है? हाँ।
Yes. काइंड में Kind. Yes. Barter. नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट हाँ वो नहीं कंसिडरेशन नहीं If they convert in the consideration, then it's consideration. व्हाट आई एम Non-refundable. सेइंग नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट कभी रिफंड नहीं होगा Right. तो वो Right. Then it's consideration consideration. कंसिडरेशन है ना फिर रिफंडेबल डिपॉजिट अरे नहीं 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 रिफंडेबल डिपॉजिट कंसिडरेशन है और नॉन रिफंडेबल नहीं है। बस मेरा लैपटॉप फूट जाएगा नहीं तो यहीं से मारती बताओ रिफंड कर रही हूँ मतलब तुमने रेवेन्यू अर्न नहीं किया तो कंसिडरेशन कैसे जो कमाए नहीं उस पर जीएसटी क्यों दूंगी ऐसे याद रखो ना जो कमाए नहीं उस पर जीएसटी कैसा और जो कमाया उसी पे आएगा क्या जीएसटी तो ये हो गया कंसिडरेशन कंसिडरेशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अदर देन सब्सिडी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अदर देन सब्सिडी देता है तो कंसिडरेशन में आएगा हाँ और अगर ये सब्सिडी हुआ तो Deduct from consideration. फिर वो ये सप्लायर को देगा. हाँ. हाँ. हाँ सप्लाई तो रहेगा लेकिन कंसिडरेशन नहीं बनेगा ठीक है Right. Right. फिर इसके बाद पूरे कंसिडरेशन में क्या रिसिपिएंट ही दे सकता है कंसिडरेशन नहीं तीसरा पर्सन आके भी दे सकता है कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ज्यादा काम का कुछ नहीं था बट हाँ ये था कि आप एंसिलरी इंसिडेंशियल वॉल्यूम है वॉल्यूम नहीं है आपको बेनिफिट हुआ आपको बेनिफिट नहीं हुआ सारे जमाने की चीजें क्या है मेरे लिए कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्लोजर के लिए है कमेंसमेंट के पहले है वो भी कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्लब अपने मेंबर्स को ही कुछ दे रहा है कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इसके अलावा टोटल सेटर लाइसेंस टू द बुक मेकर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एडमिशन कहाँ पे था एडमिशन टू अ प्रीमाइस है ना वो भी कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इसके अलावा क्या होगा तुम या तो ट्रेड या प्रोफेशन से कोई ऑफिस होल्ड करते हो वो भी कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस डन ये पूरी डेफिनेशन पर्सन में क्या आएगा तीन तरह के पर्सन बोले थे ना ये भी पर्सन ये भी पर्सन ये भी पर्सन क्या क्या था वो टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल रजिस्टर हाँ अब मैं जीएसटी में नॉन टैक्सेबल तो नहीं बोलूंगी अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड या फिर टैक्सेबल पर्सन और टैक्सेबल पर्सन कौन था आइदर रजिस्टर्ड या लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड डन ये हो गई पूरी क्लॉज डबल ए वाली बात फिर अपन ने क्या किया था अगर मैं क्या करती हूँ सर्विसेज इंपोर्ट करती हूँ कंसिडरेशन था या नहीं था पहले डेफिनेशन में Yes, is definitely consideration. Import of credit. अगर कंसिडरेशन के लिए इंपोर्ट करती हूँ तो क्या नहीं भी होगा तो चलेगा business कोर्स और फर्दरेंस ऑफ Not बिजनेस furtherance of business. whether or not there is course furtherance of business कंसिडरेशन आया बाकी हाँ. की चीजें जरूरी नहीं है कि किससे लिया और कहाँ बिजनेस में लिया है नहीं पर याद है इसका एक हमने मेगा एग्जाम्पशन जोड़ा था याद है Right. क्या था इंडिविजुअल इंडिविजुअल अगर क्या किया विद कंसिडरेशन अदर देन बिजनेस लिया है तो मेगा एग्जाम्पशन याद आ गया मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ बस वो रिवाइंड करने के लिए क्योंकि कल का एक गैप फिर इसके बाद क्या था इंपोर्ट ऑफ सर्विस डन विद कंसिडरेशन नहीं है तो क्या आएगा जिंदगी में शेड्यूल 1 आ जाएगा. और शेड्यूल का पैराग्राफ कौन सा आएगा Para 2. पैरा 4 Para 4. Sorry. है ना शेड्यूल का पैरा 4 क्या बोलता है इंपोर्ट किया डन कुछ लोग थे उन्हीं से इंपोर्ट करना था रिलेटेड पर्संस बस रिलेटेड Own पर्सन अदर establishment. एस्टेब्लिशमेंट अदर Own एस्टेब्लिशमेंट डिस्टिंक्ट पर्सन ये पता है क्या बनना चालू ओन एस्टेब्लिशमेंट खिचड़ी इंपोर्ट ऑफ सर्विस या तो रिलेटेड पर्सन या फिर अदर एस्टेब्लिशमेंट ए बी ओन एस्टेब्लिशमेंट सी डिस्टिंक्ट पर्सन डी नन ऑफ द अबव ओन ओन एस्टेब्लिशमेंट हाँ हीज ओन एस्टेब्लिशमेंट याद आया ठीक है तो ये हो गया तुम्हारा इंपोर्ट अब इंपोर्ट विदाउट कंसिडरेशन
इसी से होना चाहिए कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए। याद है कि अगर कंसिडरेशन नहीं तो 2 कंडीशन पक्की होनी चाहिए थी इंपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर। डन। शेड्यूल नंबर 1 का पैराग्राफ 2 क्या था? मैम डोमेस्टिक के लिए था ये। बट क्या था फिर? वो डोमेस्टिक में हमने किया था ना, एक्सपोर्ट वही कैसे ना। कवर हो रहा है सब। हाँ, वो तो अब हम उसको related ऐसा नहीं बोल सकते डोमेस्टिक, क्योंकि हमने आगे की लिंक कर ली थी। मीन्स जो पैरा 4 में था उसका उल्टा ही इसमें था, लेकिन रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन से ही परचेस करना था। परचेस वहाँ वहां पे परचेस उनसे एक्विजिशन करना था, था, यहाँ यहाँ सेल सप्लाई था। इनको करना है। करेक्ट, यहाँ सप्लाई था। बताओ पैरा 2 क्या था बाकी लोग? ये कल का दिन सो लिए ना तुम, 7 से 8:45 तक के बीच में अच्छे से गहरी नींद ली होगी ना तुम लोग ने? पढ़ा तो होगा नहीं। मैम की छुट्टी तो हमारी भी छुट्टी। मैम तो एग्जाम देने जाएंगी नहीं, हम भी नहीं जाएंगे। अब करो 3 दिन की। Export of goods and services. हाँ, क्या फिर से बोलो? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। किसको करोगी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस? Supply. रिलेटेड पार्टी को और डिस्टिंक्ट पर्सन को रिलेटेड इन पार्टी। कोर्स हाँ। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। याद आया? सप्लाई या तो गुड्स करो या सर्विस करो, रिलेटेड पार्टी को करो या डिस्टिंक्ट पर्सन को करो, लेकिन कंपलसरी कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ही सप्लाई होना चाहिए। अब इसमें और याद दिलाओ, यहाँ सप्लाई रिसिपिएंट रिलेटेड पार्टी है, पर इंपोर्ट ऑफ सर्विस में सप्लायर रिलेटेड। डिस्टिंक्ट पर्सन का डेफिनेशन क्या है? क्या मतलब था उसका? Same person having business in two or more. Many state, हाँ more state. आगे Same pen. रिकॉर्डिंग ऑफ करके मैं डांट रही हूँ, तो इसीलिए रिकॉर्डिंग ऑफ हुई है। तो सबने डांट खा ली है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वापस अपने रिवीजन पे। तो देखो, डिस्टिंक्ट पर्सन मैंने तुमको समझा अभी। एक पर्सन सेम पेन से अलग अलग स्टेट में अगर रजिस्टर्ड है, तो आपस में जो ये क्या करते हैं, सप्लाई वगैरह करते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई माना जाता है। ठीक है, चलो अब फाइनली हम आते थोड़ा सा आगे। अब इसी में एक चीज है जो मैंने अभी नहीं समझाई, पैराग्राफ 2 में। अभी पैराग्राफ 2 खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी बचा है। अब क्या बचा है मैम उसमें? यहाँ पे क्या बोला था मैम? सप्लाई करना है। बोर्ड नोट दिख रहा है? स्क्रीन शेयर है? चलो अब पूरा ध्यान इधर और सिर्फ सुनने पे ध्यान। मैम यहाँ पे क्या लिखा है? सप्लाई करना है गुड्स, सप्लाई करना है सर्विस, रिलेटेड पर्सन के बीच में। या तो गुड्स सप्लाई होगा या सर्विस सप्लाई होगी रिलेटेड पर्सन के बीच में। बस ये होना चाहिए कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में। और बिकॉज ये मेरा शेड्यूल 1 है, तो हम खुद ही जानते हैं कि ये कंसिडरेशन नाम चीज नहीं है। ठीक है, तो बोलना क्या चाहते हो? अब मैं जो भी बोलना चाहती हूँ वो ये सब मिटा के मैं एक चीज को हाईलाइट करती हूँ, रिलेटेड पर्सन। बस इसी पे बोलना है मेरे को जो बोलना। तो ये बोल रहा है कि सप्लाई होना चाहिए किसके बीच में? रिलेटेड पर्सन के बीच में। ठीक है, सप्लाई रिलेटेड पर्सन के बीच में, जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कंपलसरी होना चाहिए। ये बात चल रही है। अब जब हम रिलेटेड पर्सन की आपने बात छेड़ दी है, तो रिलेटेड पर्सन में कौन आएगा मेरा? रिलेटेड पर्सन में दैट इज सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई आते हैं। कौन आता है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो मैम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय भी रिलेटेड पर्सन है। हाँ, हमने पढ़ा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इज द रिलेटेड पर्सन, वो रिलेटेड पर्सन है। तो ये बोलते हैं अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक फाइनेंशियल ईयर में, अगर एम्प्लॉयर क्या करेगा? अपने एम्प्लॉय को
एक फाइनेंशियल ईयर में कितना देगा, अप टू 50,000 का गिफ्ट देगा। मतलब फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट नहीं दे रहा है बेचारा। तो मैम गिफ्ट तो कंसिडरेशन भी नहीं होता है। हाँ ये बात तो सच है, गिफ्ट क्या होता है, विदाउट कंसिडरेशन। तो क्या बोला था, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस किन के बीच में, रिलेटेड पार्टी के बीच में। ये मेरे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 50,000 का गिफ्ट दिया, क्या गुड्स गए, यस मैम गुड्स गए, ठीक है। तो उसने रिलेटेड पार्टी को 50,000 का अगर गिफ्ट दिया है तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, दिस इज एन एक्सेप्शन, कि हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब इसका एक थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस पे हम चले जाते हैं, जो अब कर सकते हैं हम, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं शेड्यूल 3 पे भी इसको लेके जाना है। यहाँ पे एक काम करती हूँ, अभी के लिए लिखती हूँ, इसका एक हम एनालिसिस कहाँ करेंगे, शेड्यूल 3 में, सेम चीज का। तो अभी मैंने क्या बोला, कुछ नहीं, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को 50,000 का गिफ्ट दिया है मैम, जैसे 51,000 हो जाए जीएसटी से 50,000 तक का गिफ्ट जो होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं होगा। वर्डिंग क्या लिखिए, प्रोवाइडेड नॉट एक्सीडिंग 50,000 इन वैल्यू। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है तो नॉट सप्लाई, ये मत लिखना ये टैक्सेबल नहीं है, ये सप्लाई ही नहीं है। उसने बोला है क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन नहीं होता है तो शेड्यूल 1 की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और खुद शेड्यूल 1 लिख के दे रहा है कि मैं इसको सप्लाई नहीं मानूंगा, तो फिर कैसे मानूंगा। इट इज नॉट सप्लाई एज पर शेड्यूल 1, इसने बोला है कि हम इसको सप्लाई नहीं मानते। इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा सा जाती हूँ मैं डायरेक्टली शेड्यूल 3 के ऊपर, ठीक है। डायरेक्टली हम कहाँ जाते हैं, शेड्यूल 3 के ऊपर। अब शेड्यूल 3 में क्या लिखा है, उसी का एनालिसिस कराने के लिए मैं शेड्यूल 3 के ऊपर आई हूँ, ठीक है। कहाँ है मेरा शेड्यूल 3 की रहा। अब शेड्यूल 3 में क्या लिखा है, शेड्यूल 3 का पैरा नंबर 1 ही, क्या इसके पैराग्राफ याद करने, नहीं, सिर्फ पैरा याद करने तुमको शेड्यूल 1 के, बस, और किसी के भी नहीं। मैम शेड्यूल 3 में क्या लिखा है, शेड्यूल 3 में लिखा है सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। वहां पे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ दे रहा था। जब मैंने क्या किया था, शेड्यूल नंबर 1 का पैराग्राफ नंबर 2 ओपन किया था, वहां कौन दे रहा था गिफ्ट, एम्प्लॉयर, राइट। अब सर्विस कौन दे रहा है, एम्प्लॉय, किसको, अपने एम्प्लॉयर को। तो ये क्या है, नेगेटिव लिस्ट में। अभी कुछ नहीं समझा तो इतना समझो, एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दिया, शेड्यूल 1 बोलता है ये सप्लाई नहीं। एम्प्लॉयर ने क्या दिया, गिफ्ट दिया, शेड्यूल 1 बोलता है कि ये सप्लाई नहीं है अगर 50,000 तक है इन अ फाइनेंशियल ईयर। डन। अब एम्प्लॉय सर्विस देगा, एम्प्लॉय क्या देगा, अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देगा, तो शेड्यूल 3 बोलता है कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। कहना क्या चाहते हो, अब सिर्फ इन दो चीजों का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पेज ऐड कर दिया, यहाँ पे मैं इन दोनों चीजों को यहाँ पे एनालिसिस करती हूँ। क्या बोला है, सबसे पहले आते हैं शेड्यूल 1 पे, जिसका पैराग्राफ क्या है, 2। ये बोलता है एम्प्लॉयर क्या देगा अगर एम्प्लॉय को, क्या देगा, ये गिफ्ट देगा, ठीक है। और ये गिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी, 50,000। एक मैं लिख दूं ऐसे पूरा एनालिसिस करने के लिए, लेस देन 50,000 तो क्या होगा, अप टू 50,000 तो क्या होगा, और अगर ये हो गया कितना, ग्रेटर देन 50,000 तो क्या होगा। तो सारे केस खत्म हो गए, ठीक है। मैम अगर लेस देन 50,000 है तो भी क्या होगा, शेड्यूल 1 तो आएगा, और उसका प्रोवाइजो लिखा है, कहाँ पे लिखा है, प्रोवाइजो लिखा है पैराग्राफ 2 में, और वो बोलता है क्या, नॉट सप्लाई, ठीक है। सेम यही चीज, यही कट कॉपी पेस्ट, यही सेम चीज कौन बोलेगा, अप टू 50,000 में भी यही है मैम,
कि अप टू 50,000 भी इट इज नॉट सप्लाई, क्योंकि उसने बोला है अगर 50,000 से ज्यादा होगा तब हम इसको सप्लाई ट्रीट करेंगे। तो मैम अप टू 50,000 में भी सेम चीज ही एप्लीकेबल है, लेकिन जैसे ही 50,000 के अबाव आया तो यहाँ पे सप्लाई है ही, इट इज ट्रीटेड एज व्हाट, सप्लाई, एंड जीएसटी अप्लाई होगा। यहां तक समझ में आया? डन। ये हो गया मेरा किसकी कहानी, पैरा 2 की। अब इसी पैरा 2 की कहानी को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, अभी पैरा 2 पे ही है, शेड्यूल पे तो पहुंचे ही नहीं अभी। क्या बोलते हैं, अगर मैम ये तो बात हुई गिफ्ट्स, मतलब ये बात हुई गुड्स की, ठीक है, ये बात हुई किसकी, गुड्स की। अगर मैम ऐसा हो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा था, अब उल्टा हो जाए, एम्प्लॉय भी तो अपने एम्प्लॉयर को क्या दे सकता है, गिफ्ट दे सकता है। एम्प्लॉय भी क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयर को क्या दे सकता है, गिफ्ट दे सकता है। कोई गलत है क्या, नहीं मैम कुछ गलत नहीं है, गिफ्ट तो वो भी दे सकता है। अब बताओ, वुड इट बी काउंटेड एज सप्लाई, यस और नो? बहुत ध्यान से सोच के बोलिए, वुड इट बी काउंटेड एज सप्लाई? सोचो। अरे सोच के बोलोगे फिर, अब फिर सोचो मत। यस यस, डेफिनेटली सप्लाई होगा। सप्लाई होगा, ओके। और कोई? बोलो ना, गलत होगा तो क्या, गलत तो गलत, इसमें क्या? अरे बोलो तो सही, गलत तो बोलो, मुझे समझ तो आएगा कि तुम सोच क्या रहे हो। नहीं होगा सप्लाई, क्यों नहीं होगा? because I think employee employer relative person है and employee is an individual. तो इंडिविजुअल का तो सिर्फ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का मेगा एग्जेम्पशन है, और कुछ तो है ही नहीं। यहाँ तो वो फिट ही नहीं हो रही इंडिविजुअल वाली बात। या तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो तुम, अगर कुछ और कहना चाह रही हो तो। नहीं मैं वो कहना ही नहीं, छोड़ो, आप समझ ही नहीं पाए, हम बोलेंगे ही नहीं। अब मेरे को एक चीज बताओ, सबसे पहले क्या ये सप्लाई बनेगा या नहीं बनेगा? तो यहाँ पे जब तुमने गिफ्ट दिया था गिफ्ट वाले प्रोविजन में क्या लिखा था जब हम क्या दे रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे, सीधे सीधे क्या लिखा था यहाँ पे कि अगर क्या करते हो, रिलेटेड पार्टी को कुछ भी लेते देते हो तो ये होना चाहिए कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में। जो भी ट्रांजेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में। जब तुम्हारा एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, एम्प्लॉय को कुछ दे रहा है, मेरा जब क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ दे रहा है, तब तो मैं बोल सकती हूँ ना ये कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। बिजनेस में क्या हुआ, दिवाली का बोनस दे दिया, दिवाली का गिफ्ट दे दिया, तो एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को देता है वो तो बिजनेस है, पर एम्प्लॉय क्या गिफ्ट एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस दे रहा है क्या एम्प्लॉय को? नहीं। यहाँ तो सबसे पहली मेन कंडीशन क्या गायब हो गई, ये कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का है ही नहीं। और तुम शुरू से तो मेरे साथ समझते आ रहे हो, अगर सप्लाई टैक्सेबल करना है तो ये बिजनेस में सप्लाई होना चाहिए। अगर ये बिजनेस वाला सप्लाई नहीं है तो सप्लाई ही नहीं है, क्योंकि तुम बिजनेस नहीं करते उस चीज का। तो क्या ये, अब बताओ, अब बोलो ना, क्या अब ये सप्लाई बना सकते हो तुम? रीजन समझ में आई, ये सप्लाई नहीं है, नॉट सप्लाई। क्यों? एज नॉट इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो चाहिए 1 लाख का भी क्यों ना हो। समझ में? अब मैं बताऊं तुम्हें, छोटा सा लिंक डीटी से दे रही हूँ समझाने के लिए। मैम 1 लाख का अगर ये एम्प्लॉय गिफ्ट दे देगा एम्प्लॉयर को, आईडीटी तो टैक्स नहीं करेगा, पर याद करो क्या टैक्स करेगा, डीटी है ना, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10, याद है डायरेक्ट टैक्स का कौन सा सेक्शन है? सिर्फ नॉलेज के लिए दे रही हूँ। 50,000 से ऊपर अगर तुमको गिफ्ट मिलता है तो वहां पे कवर किया कि नहीं उन्होंने उसको वहां कवर कर लिया। टैक्स तो लेंगे, छोड़ नहीं रहे तुमको गिफ्ट लेने पे, पर यहाँ पे टैक्स डीटी में होगा, आईडीटी में नहीं। ठीक है, आया समझ में?
चलो इसको हटा देते हैं, ये अत्यंत ज्यादा हो जाएगा अगर ऐसे दो टेक्स्ट को भी लिंक कर दिया, इतना ही लिंक करेंगे। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात। अब मैम एक चीज हम नोटिस कर पाए, वैसे तो तुम नहीं कर पाए मुझे पता है, पर मैं ऐसा सोच रही हूँ कि तुम ऐसा नोटिस कर पाए कि मैम ये दोनों बातें सिर्फ गुड्स के ऊपर आप कर रहे हो, आप सर्विस के ऊपर नहीं है। यहाँ पे ये गिफ्ट दे रहा है, वो गिफ्ट दे रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन ये टेंजिबल चीज हो रही है और ये गुड्स इधर के उधर जा रहे हैं। अब हम आते हैं सर्विस के ऊपर। अब मेरी बातें चलाती हूँ मैं किसके ऊपर, सर्विस। अब जैसा कि मुझे दिया है, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सर्विस दे, मैम ये कैसी बात कर रहे हो, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सर्विस देगा, बात ही गलत कर रहे हो, क्यों नहीं दे सकता। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अदर देन बिजनेस वाली कोई सर्विस नहीं दे सकता क्या, बिल्कुल दे सकता है। बट अगर मैम इसने सर्विस दी तो एक चीज तो ये कि ये एम्प्लॉयमेंट में नहीं होगी, क्योंकि वो कोई उसका एम्प्लॉय थोड़ी ना है, ये तो अदर देन कोई उसको सर्विस दी, जैसे उसको लोन चाहिए, हो सकता है वो दे दे। इंटीरियर डेकोरेशन का काम ही हम अपने एम्प्लॉयर का, हमने उसको बोला हमारे घर का भी क्या करवा दे, इंटीरियर डेकोरेशन करवा दे, मतलब वो एम्प्लॉय थोड़ी ना है मेरा, उसने तो बिजनेस की कोई सर्विस मुझे दे दी। तो मैम एम्प्लॉयर के लिए तो ये नॉर्मल सप्लाई होगा, जो नॉर्मली दूसरे लोगों को करता है उसकी जगह अपने एम्प्लॉय को सप्लाई कर दी वो सर्विस, बस। तो यहाँ पे तो, लेकिन मैम अगर ये सप्लाई उसने विदाउट कंसिडरेशन किया होगा, तो अगर यही सप्लाई उसने विदाउट कंसिडरेशन किया होगा तो क्या होगा, अगर ये सप्लाई उसने विदाउट कंसिडरेशन किया है तो ये हुआ है रिलेटेड पार्टी के बीच में सप्लाई, बिल्कुल है। शेड्यूल 2 क्या, शेड्यूल 1 का पैरा 2 क्या बोलता है, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी विदाउट कंसिडरेशन इज सप्लाई, ये सप्लाई माना जाएगा। तो क्या गहराई क्या थी, सिर्फ गिफ्ट के लिए कुछ एक्सेप्शन दिया है, सिर्फ ये लौते गिफ्ट जो है ना, गिफ्ट का एक्सेप्शन है। बाकी अगर एम्प्लॉयर कोई सर्विस दे, या फिर एम्प्लॉयर गिफ्ट नहीं दे रहा, गुड सेल कर रहा है, गिफ्ट नहीं है, गुड सेल कर रहा है 50,000 से ऊपर, क्या कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है कितने से ऊपर, 50,000 के ऊपर। तो अगर 50,000 के ऊपर ये गिफ्ट दे रहा है या फिर ये गुड सेल कर रहा है, तो भी क्या हो जाएगा, तब तो सप्लाई मानेंगे ना, क्योंकि ये एम्प्लॉयर दे रहा है, एम्प्लॉयर का तो क्या है, ये बिजनेस है ना, तब तो ये नॉर्मल सप्लाई होगा। क्या ये बात समझ में आई, कहना ये है एम्प्लॉय जब 50,000 के ऊपर का गिफ्ट देता है तो एम्प्लॉय का बिजनेस नहीं है, यहाँ सप्लाई नहीं मान सकते, इसीलिए यहाँ पे इसको लेके चलेगा ये लोग डायरेक्ट टैक्स के अंदर, वहां टैक्स करेंगे। बट जब यहाँ पे मैम एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दे रहा है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो यार अगर वो कंसिडरेशन के साथ देगा तो वो तो नॉर्मल सप्लाई है, तो भी जीएसटी लगेगा। विदाउट कंसिडरेशन करेगा तो भी वो सप्लाई है, अगर वो 50,000 के ऊपर है तो भी जीएसटी लगेगा। क्या यहाँ तक बात समझ में? लेकिन मैम ये गिफ्ट की बात नहीं करते अपन, मैं बात कर रही हूँ सिर्फ सर्विस की। मैं किसकी बात कर रही हूँ, सिर्फ सर्विस की। तो एक चीज बताओ, सर्विस में भी तो यही लिखा ना, वहां पे क्या लिखा था पैरा 2 में, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। चाहे आप सप्लाई गुड्स का करो, चाहे आप सप्लाई किसका करो, सर्विस का करो, ये क्या है, ये तुम्हारा सप्लाई ही है। क्या यहाँ तक बात समझ में, कोई डाउट? लेकिन अब उल्टा, अब मैम अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है, तो जो इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, मतलब मैंने मेरा क्या रखा है, एम्प्लॉय रखा है, और वो एम्प्लॉय मेरे को वीडियो एडिटिंग करके देता है, वो मुझे सर्विस दे रहा है किस चीज की, मेरे एम्प्लॉयमेंट में है वो, मुझे उसी चीज की सर्विसेज दे रहा है। अब गहराई समझो, मैंने बोला भाई एम्प्लॉय तुम मुझे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तुम मुझे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो। तो ये अगर मैं बोलूं कि तुम क्या करते हो, सप्लाई ऑफ सर्विस करते हो, मैंने क्या बोला एम्प्लॉय को, भाई तू तो सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, अगर ऐसा होता तो ये क्या होता, सपोज करो ये एम्प्लॉय मेरा बहुत अच्छा एम्प्लॉय, उसको नई नई करके साल की 30 लाख की सैलरी जाती, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस, जो वो सर्विस दे रहा है उसके लिए वो 30 लाख चार्ज कर रहा है, तो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस। तो इसको ऐसे तो हर एक एम्प्लॉय को क्या लेना पड़ता, रजिस्ट्रेशन,
फिर ये हम पे जीएसटी लगाते हैं एम्प्लॉयर्स पे, हम उनका टीडीएस काटेंगे, वो हम पे जीएसटी लगाएंगे, यही होता। समझे मेरी बात? तो अगर ऐसा होता, ठीक है, कि अगर एम्प्लॉय जो सर्विसेज दे रहा है मेरे एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय क्या दे रहा है, सर्विसेज किसको दे रहा है, मेरे एम्प्लॉयर को, मैंने गलत जगह ये लिख दिया, एम्प्लॉय क्या दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है मेरे एम्प्लॉयर को। तो अब हम क्या बोलते हैं पता है एम्प्लॉय को, देख तूने जहां 20 लाख के अबाउ सर्विस दी, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस, तेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऐसे तो कितने एम्प्लॉय को रजिस्ट्रेशन दिलवाते, फिर वो भी कंप्लायंसेस करते रहते, रिटर्न भरते, ऑडिट करवाते, पता नहीं क्या क्या। तो स्पेसिफिकली शेड्यूल नंबर 3 ने क्या बोला, अगर एम्प्लॉय सर्विस देता है एम्प्लॉयर को इन कोर्स ऑफ व्हाट एम्प्लॉयमेंट, इन कोर्स ऑफ व्हाट एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉय सर्विसेज देता है इन कोर्स ऑफ व्हाट एम्प्लॉयमेंट, तो वो क्या है, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। शेड्यूल 3 में ही लेके आ गए कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं। अब लिंकेज समझो मेरी बात, सर्विस पे आ गए। अगर एम्प्लॉयर सर्विस देता है एम्प्लॉय को, अगर मैम कंसिडरेशन के साथ दिया तो शेड्यूल 1 की बात ही नहीं, वो तो वैसे भी सप्लाई। अगर मैम विदाउट कंसिडरेशन किया तो भी सप्लाई, क्योंकि रिलेटेड पार्टी, और विदाउट कंसिडरेशन कर, ये बात समझ में। अगर मैम एम्प्लॉय सर्विसेज देगा अंडर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय अगर मुझे सर्विस दे रहा है एम्प्लॉयमेंट की, तो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, शेड्यूल 3। और मैम एम्प्लॉय ऐसी सर्विस दे रहा है, उसका एम्प्लॉयमेंट वाली सर्विस नहीं दे रहा, एम्प्लॉय का भी तो नॉर्मल छोटा मोटा अलग बिजनेस हो सकता है ना, वो वाली सर्विस दे तो वो एम्प्लॉयमेंट वाली सर्विस नहीं है, और जो एम्प्लॉयमेंट वाली सर्विस नहीं है वो उसका नॉर्मल सप्लाई माना जाएगा। बात समझ में दीदी? डन। चलो, तो पहले तो हम नॉर्मली वर्डिंग से फिर से रिकॉल करते हैं। मैम पहले आते हैं शेड्यूल 1 पैरा 2। शेड्यूल 1 का पैरा 2 बोलता है आप गुड सप्लाई करो या सर्विस सप्लाई करो रिलेटेड पार्टी को या डिस्टिंक्ट पर्सन को, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में किया, डन, दिस इज सप्लाई। ठीक है, अब इस रिलेटेड पार्टी से हम किसको उठा के लेके आए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, सिर्फ उसी को उठाए और बोला अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 तक इन अ फाइनेंशियल ईयर, गौर करना फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है वो, पर गिफ्ट की लिमिट नहीं है, एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 तक का अगर गिफ्ट देता है चलेगा, सप्लाई नहीं है। किसने बोला, शेड्यूल 1 ने बोला ये सप्लाई नहीं है। अगर मैम यही वो गिफ्ट दे रहा है 51,000, 54,000 मतलब 50,000 से ज्यादा, तो सप्लाई है, तब ये सप्लाई है। ठीक है, अब मैम इसके अलावा उल्टा हो जाए, एम्प्लॉय अगर गिफ्ट दे रहा है एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय वैसे भी मैम कोर्स फर्दरेंस में ये कर ही नहीं रहे, तो आप यहाँ पे सोच ही नहीं सकते सप्लाई होगा या नहीं होगा, आप सोचेंगे। मैम एम्प्लॉय अगर सर्विस दे रहा है अपने एम्प्लॉयर को, तो वो शेड्यूल 3 बोलता है, क्योंकि सारे एम्प्लॉइज को ऐसे हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, तो सीधे बोल दिया नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर चाहे ये एम्प्लॉय जो है तुम्हारा वो कैजुअल वर्कर हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का वर्कर हो, मंथली उसको वेजेस मिलती हो, यूनिट वाइज वेजेस मिलती हो, कुछ भी करो, एम्प्लॉय मतलब किसी भी तरह का एम्प्लॉय। ठीक है, आया समझ में? ऑल इज वेल। चलो, तो ये अब क्या फिर से हमने एनालिसिस किया, पैराग्राफ 2 और साथ में शेड्यूल 3, ये दो चीजों का। पर क्या यहीं पे आके मेरा एनालिसिस अब खत्म हो जाता है? ये शेड्यूल 3 का कुछ और बचा है, वो डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में, वो हम करेंगे लेकिन शेड्यूल 3 आने पे। तो क्या शेड्यूल 2 बोलूं कि अभी आया समझ में? तो शेड्यूल 2 में क्या क्या पॉइंटर्स थे मेरे? पॉइंट नंबर 1, शेड्यूल 2 जब शुरुआत की थी मैंने कहा था ये डोमेस्टिक नेचर का है, बट फिर जब गुड्स थे मैंने क्या कहा था, गुड्स को तो इंडिया में भी सेल करते हो और इंडिया के बाहर भी देते हो, तो गुड्स के रिस्पेक्ट में ये सिर्फ इंटरनेशनल डोमेस्टिक लेवल पे नहीं आया, गुड्स के लिए तो ये इंटरनेशनल पे भी गया था। क्यों? क्योंकि इंडिया से अगर गुड्स जा रहे तो उस पर कस्टम तो लगेगा ही, साथ में जीएसटी भी लगेगा। इसीलिए अगर इंडिया में आप ये काम कर रहे हो गुड्स का, तो गुड्स तो इंटरनेशनल वाले भी काउंट हो गए, मगर सर्विस सिर्फ डोमेस्टिक नेचर की यहाँ पे काउंट है। क्यों? क्योंकि सर्विस पे सिर्फ जीएसटी लगता है। फिर पैरा 4 में समझाता
इंपोर्ट वाला इंटरनेशनल, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। याद आया? फिर हमने क्या देखा मैम, यहाँ पे पैरा 2 में रिलेटेड पार्टी को सप्लाई करना है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं बोलते यहाँ पे, डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करना है हमको, वो रिसिपिएंट होना चाहिए। बट पैरा 4 में क्या था, वो सप्लायर थे, रिलेटेड पार्टी मेरा सप्लायर था और ओन एस्टेब्लिशमेंट मेरा सप्लायर, क्योंकि वो हम कर रहे थे इंपोर्ट ऑफ सर्विस। पैरा 2 फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, बट पैरा 4 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। याद है? देन पैरा 2 में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है, हाँ है, एम्प्लॉयर अगर गिव देगा फाइनेंशियल ईयर में 50,000 तक, नॉट सप्लाई, सप्लाई ही नहीं है। बट एम्प्लॉय अगर देगा मैम, तो वो तब भी सप्लाई नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय का कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। ठीक है मैम, सर्विस दे, एम्प्लॉयर अगर सर्विस दे अपने एम्प्लॉय को विदाउट कंसिडरेशन, एम्प्लॉयर अगर सर्विस दे विदाउट कंसिडरेशन अपने एम्प्लॉय को, सप्लाई उसका नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैम एम्प्लॉय अगर सर्विस देगा एम्प्लॉयर को, तो शेड्यूल 3, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर चाहे ये एम्प्लॉय डेली वेज वाला हो, कैजुअल वर्कर हो, मधुर वो हो मंथली वाला हो, कोई भी हो, दैट इज व्हाट सप्लाई, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, डन, ऑल इज वेल। इसलिए रिपीट टेलीकास्ट दे रही हूँ तुमको एक चीज का, रिवीजन इज नेसेसरी सप्लाई की डेफिनेशन, हल्के में मत लेना सप्लाई की डेफिनेशन को। सारी प्रोबेबिलिटी जो तुम देखोगे ना तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1 में, जितनी मैं बोल रही हूँ ना, वो वहीं दिखती। ठीक है, अब शेड्यूल नंबर 2 का अब मैं दे दूं वो शेड्यूल 3, वो डायरेक्टर वाला भी। इतना डाइजेस्ट हो गया दिमाग को? हाँ बोलो, मैम वो एक बार लिखा दीजिए ना ये वाला। बोल के चलो लिख लो। पर वो लिखवाना क्या, क्योंकि कल हमने कुछ कुछ लिख लिया था परसों, ये सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला लिखवाना है। ठीक है, लिखो। मैं डायरेक्टर का करवा दूं फिर लिखवाऊं सारा एक साथ? ठीक है, पहले डायरेक्टर का कर लो, क्योंकि उसमें भी इसी का एनालिसिस ही लगेगा। अब मैम एक बात बताओ, क्या बात बताएं? आपने अभी शेड्यूल नंबर 3 चालू किया नहीं, बट शेड्यूल नंबर 3 का एक एनालिसिस दिया है कि अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर क्या देता है, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर क्या देता है, सर्विस, तो मैम ये क्या कवर हो गया, शेड्यूल 3। यहाँ पे क्या कवर हो गया, ये शेड्यूल 3 है। ठीक है, मतलब क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स है? नहीं मैम, ये नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये पढ़ लिया। अब मेरी पूरी बात आती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारी कंपनी का क्या दे रहा है, उस ओनर को सर्विसेज दे रहा है, वहां के ओनर को क्या देता है, सर्विस देता है। मैनेजिंग डायरेक्टर हमारी कंपनी का किसको सर्विस देता है, ओनर को सर्विसेज देता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारी कंपनी का ओनर को सर्विस देता है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे ओनर को सर्विस देता है। मुझे ये बताओ कहाँ पे सप्लाई है, कहाँ पे सप्लाई नहीं है, विथ कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन बाद में करती हूँ, उसको तो बाद में ही लेंगे। बस ये बताओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर सर्विस देता है मेरे ओनर को, क्या इसे सप्लाई मानोगे? सप्लाई बोलो। मैम, सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो सर्विस होती है वो सप्लाई मानी जाती है, बाकी सबकी वो एम्प्लॉयमेंट में है सब, इसलिए सर्विस नहीं है। अब सबसे पहले मैं वर्डिंग को लेके चलती हूँ इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट में तुमको एक सेक्शन याद आता है मैम, ये कौन सा है? अभी तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ा तो होगा। फर्स्ट ग्रुप, श्रद्धा अभी एग्जाम दिए, बोलो सेक्शन क्या है ये? और ये तो मैंने मेंटरिंग में लाइव लेके समझाया।
169 शायद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। 149 सबसेक्शन 6 क्राइटेरिया फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, याद है? नहीं, इसीलिए तो आंसर नहीं दिया। चलो मैम, ये क्या है तुम्हें याद है? क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सबसे पहली चीज क्या बोलिए? वो पिछले 3 साल में एम्प्लॉय नहीं हो सकता, याद है? इन शॉर्ट वो एम्प्लॉय नहीं हो सकता, इतना डिटेल लॉ में नहीं जाए। तो सीधी बात यह है कि मेरा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो एम्प्लॉय नहीं हो सकता है। और यहाँ पे जो भाई साहब एम्प्लॉय नहीं बने, वो अगर मुझे क्या दे रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे जीएसटी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? जीएसटी आएगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन चाहिए था, यहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं हो सकता, वो एक नॉर्मल डायरेक्टर है। तो रीजन समझ में आया कि मैम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारा एम्प्लॉय नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या नहीं है? एम्प्लॉय नहीं है, तो वो नॉर्मल सप्लाई ऑफ सर्विस करता है। तो यहाँ पे जो है सर्विसेज जो ओनर को जा रही है ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भले ही है, बट वो दोनों एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ही नहीं है, तो वो रिलेशन ही तो गायब हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पे एक चीज बताओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर सर्विस दे रहा है किसको? मेरे ओनर को। अगर मैं शेड्यूल 1 की बात करूं, लगेगा क्या शेड्यूल 1? नहीं लग सकता। क्यों? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन ही नहीं है, रिलेटेड पार्टी कहाँ है? गहराई समझे तुम थोड़ी सी भी कि यहाँ पे रिलेशन ही नहीं है मैम, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है, दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो जो लोग रिलेटेड पार्टी ही नहीं है, तो तुम कैसे शेड्यूल 2 भी लगाओगे? मैम शेड्यूल 3 पे बात करो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है ही नहीं, तो शेड्यूल 3 भी कैसे लगाओगे? कि शेड्यूल 3 बोलता है एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को अगर सर्विसेज दी है तो नाइदर सप्लाई गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। मैम एम्प्लॉय ही तो नहीं है वो, तो ना शेड्यूल 2 लग रहा है, शेड्यूल 1 लग रहा है, और ना ही शेड्यूल 3 लग रहा है। तो ये पक्का पक्का बन गया क्या? सप्लाई। ये पक्का पक्का क्या है? सप्लाई। अब मैम ये सप्लाई कैसे बना? ये किसी बात कर रहे हो आप, कैसे सप्लाई बन गया? कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की पहली चीज क्या लिखी थी? ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन। याद आया? तो बिजनेस है ना उसका, प्रोफेशन है उसका, प्रोफेशन में सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ में आई? अब ये हुआ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब मैम इसकी जगह मैनेजिंग डायरेक्टर होता तो क्या होता? इंडिपेंडेंट नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर। अरे मैनेजिंग डायरेक्टर तो फुल टाइम तुम्हारे ही रहता है, तुम्हारा एम्प्लॉई है वो, तुम्हारे हिसाब से सारी चीजें मैनेज करता है। मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन तो भले ही लॉ की याद नहीं हो तुमको, पर ये तो पता है उसको सब्सटेंशियली सारी पावर दी गई है, ठीक है? और वो तुम्हारे यहाँ होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रहता है। तो मैम जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में वो कौन? हमारा एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है, तो अगर ये विदाउट कंसिडरेशन कुछ देगा तो कहाँ कवर होगा? पैराग्राफ 2 कि रिलेटेड पार्टी को सप्लाई ऑफ सर्विस की। और अगर मैम विदाउट कंसिडरेशन नहीं, पूरा एम्प्लॉयमेंट में कंसिडरेशन देते हैं, तो शेड्यूल 3 कवर कर लेगा। समझ में आया? तो क्या कवर करेगा शेड्यूल 3? नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। डन? इतनी बात समझ में आई? मैम इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वही जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। तो जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में वो एम्प्लॉय हैं, और एम्प्लॉय ने अगर एम्प्लॉयर को अगर सर्विसेज प्रोवाइड किए एम्प्लॉयमेंट में, ये क्या है? शेड्यूल 3, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। मैम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं होते, ये क्या नहीं होते? फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं होते। लेकिन जरूरी नहीं है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं, तो पार्ट टाइम भी तो एम्प्लॉय होता है ना। तो आपको लैंग्वेज चेक करनी पड़ेगी आईसीआई की कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्प्लॉय की तरह है या एम्प्लॉय की तरह नहीं है। एक और तरीका, इंस्टीट्यूट लिखेगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टीडीएस डिडक्टेड अंडर 192, लिखता है इंस्टीट्यूट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुज टीडीएस इज डिडक्टेड अंडर 192। अब बताओ ये एम्प्लॉय बना कि नहीं बना? अब एम्प्लॉय बन गया। 192 याद है अदिति? सैलरी का, और सैलरी से सैलरी। एम्प्लॉय की, है ना? एम्प्लॉय की सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट होता है।
लेकिन अगर इंस्टीट्यूट लिख के दे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुज टीडीएस इज डिडक्टेड अंडर 194J, अब ये एम्प्लॉय है क्या? क्योंकि एम्प्लॉय का 194J में नहीं जाता, यार समझ में ही चीज है। तो अब जाके वो पूरा शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और उससे जुड़ा हुआ डायरेक्टर खत्म है। अब एक चार्ट बनवा दूं जिसमें तुम ये सारी प्रोबेबिलिटीज कवर कर लोगे, ठीक है? चलो, तुम मेरे से थोड़ा सा पीछे लिखना क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट बना रही हूँ, तो हो सकता है मुझे कहीं कहीं रब करना पड़े। स्क्रॉल कर दो नीचे। डन।
समझ में आया ये वाला? डन। किसी भी तरह का एम्प्लॉय हो सकता है, वहां पे शेड्यूल 3 आ जाएगा सप्लायर सर्विस में। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है। डन। हटा दूं? चलो, फाइनली अभी शेड्यूल 3 का भी एक पार्ट कर लिया तुमने इधर से। एक्शनेबल क्लेम वैसे ही कर लिया तुमने। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गया शेड्यूल 3 का, मतलब धीरे धीरे शेड्यूल 3 ऑटोमेटिक कवर हो रहा है। ठीक है। मैम एक डाउट है। हाँ, मैम आपने बोला कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का या तो 192 में या 194 में डिटेल्स डिडक्ट होगा। अगर मान लो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उसका 192 और 194 जे में डिडक्ट नहीं हुआ है क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ, नहीं लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे? थ्रेशोल्ड लिमिट क्या? ये तो सिर्फ ये बता रहे सप्लाई है नहीं, वो तो तुम थ्रेशोल्ड लिमिट तो टैक्सेबल और रजिस्ट्रेशन के लिए देखते हो। यहाँ तो सिर्फ सप्लाई है नहीं, हम वही सीख रहे हैं। मीन्स जो लिमिट है 30,000 रुपये की 194 जे के लिए, या हाँ। फिर जो उसका 5 लाख रुपए सैलरी के लिए है अभी के हिसाब से, मान लो एग्जाम्पल है, तो सिर्फ इतना ही कहा कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ, इसके लिए हाँ, तो वो टीडीएस नहीं फिर कटा। ये देखो, कहीं ना कहीं तुम्हें हिंट देंगे ही वो, कि अगर डिडक्ट होता, क्योंकि देखो वहां पे वो डायरेक्ट टैक्स की लिमिट नहीं लगाएंगे जीएसटी में, उस हिसाब से वो फिर क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता वहाँ। वो तो देखो, जब क्वेश्चन फ्रेम होता है उसमें मिस्टेक्स तो होती है, तुम्हें भी पता है। अगर उन्होंने बाय चांस लिख दिया कि 4,50,000 है, तो वहां डायरेक्ट टैक्स अप्लाई नहीं करना। अगर उन्होंने लिखा है 4,50,000 है, इट विल बी अंडर 194 जे या 192 वॉट एवर इट इज, तो मानना कि वो सही है, बिल्कुल सही है। और डीटी का कुछ लिख के मत आना, ये सिर्फ मैंने तुम्हें नॉलेज के लिए बताया। ठीक है, तो वहां वो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सीधे दे देंगे 192 या 194 जे।
और नहीं दिया तो कुछ तो हिंट देंगे कि एम्प्लॉय है या नहीं, बिना दिए नहीं देंगे, ठीक है। चलो, और कुछ ना बोले तो मान लेना वो एम्प्लॉय है, अपनी मर्जी से उसको ऐसा मत करके आ जाना, ठीक है। बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम्प्लॉय मत मानना चाह के भी, ठीक है। डन। चलो, अब हमारा पैराग्राफ 2 भी खत्म हुआ, ठीक है। अब पैराग्राफ 2 के बाद छोटा सा है, फिर से बहुत छोटा है, लेकिन कितना टाइम लेगा, 15 मिनट लेगा, ठीक है, लास्ट। और इसके बाद शेड्यूल 3 बहुत लाइट है, हल्का फुल्का है। अब मैम फिर से क्या है, पैराग्राफ नंबर 3 क्या दिया है? पैराग्राफ नंबर 3 में सप्लाई ऑफ गुड्स। आप क्या करते हो? गुड्स सप्लाई करते हो। यू डू व्हाट? सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या बोल रहे हो? क्यों बार बार सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ रहे हो? पैरा 1 अगेन गुड्स पे था, पैरा 2 गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए था, पैरा 3 फिर गुड्स के लिए है, पैरा 4 तुम्हें भी पता है सिर्फ सर्विस के ऊपर। तो समझ रहे हो, तुमको पैरा 1 ये शेड्यूल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें देखना पड़ेगा कहाँ गुड्स है, कहाँ सर्विस है, कहाँ दोनों है, ये ध्यान रखना होगा। लास्ट तो खैर है भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सारे फॉरवर्ड चार्ज। अब समझो मैम, आपने क्या किया? सप्लाई किया गुड्स, प्रिंसिपल अपने एजेंट को गुड्स दें या एजेंट अपने प्रिंसिपल को गुड्स देता है? होता है ना, प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स भिजवाता है कि भाई तू बिकवा देना। एजेंट भी कई बार प्रिंसिपल को रिटर्न भी कर देता है गुड्स की, ये वाले नहीं बिक रहे वापस रख लो, मतलब जो भी है, कोई भी रीजन हो, रीजन पे नहीं जाना, सिर्फ वर्डिंग पे जाना कि मैम प्रिंसिपल अगर अपने एजेंट को सप्लाई करता है या एजेंट अपने प्रिंसिपल को सप्लाई करता है, ये अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो ये क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाए। बस एक्चुअल में बस यही है। तो मैम क्या लिखा है? एजेंट अपने प्रिंसिपल को देगा, प्रिंसिपल अपने एजेंट को देगा, एजेंट प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल एजेंट को, जो भी करना है करो, उससे प्रॉब्लम नहीं है। बस कंसिडरेशन है क्या? ये क्या है? कोर्स वर्क। ये क्या है? तुम्हारा सप्लाई है। इतना ही है। क्या यहाँ तक बात समझ में? सच्ची? अब एजेंट प्रिंसिपल कौन? अब बात समझो, हु इज एजेंट, हु इज प्रिंसिपल। अब मेरे को एक बात बताओ, तुमको सभी ने कहीं ना कहीं, स्पेसिफिकली गर्ल्स पे ज्यादा जाऊंगी, हम कॉस्मेटिक लेने जाते हैं। कॉस्मेटिक लेने गए तुम, लोटस का प्रोडक्ट ले लिया, मेबलिन का प्रोडक्ट ले लिया, जो भी प्रोडक्ट लो, तुम भैया को बोले भैया ये दे दो, 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 भैया ने सब कुछ दे दिया। इनवॉइस भैया क्या लोटस वाले के नाम का अलग निकाल के देते हैं, मेबलिन वाले का अलग दे नहीं, वो अपनी शॉप का इनवॉइस देते, तुमको दे देते, ये लोग बेच दिया। लोटस उनका है क्या? मेबलिन उनका है क्या? ना। लैक्मे उनका है क्या? ना। ये सब तो उनका है ही नहीं। तो लेकिन इनवॉइस किसने बनाया? अपने नाम पे खुद सप्लायर नहीं बनाया। तो जहां पे ये हक दिया जाता है कि तुम अपने नाम पे इनवॉइस बना दो, तुम क्या करो, अपने नाम पे इनवॉइस बना के प्रिंसिपल के गुड्स सेल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वो सिर्फ वही एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन यहाँ पे कवर। अगर हमने बोला सपोज करो जैसे अमेजोन पे क्या होता है, अमेजोन एजेंट की तरह काम तो कर रहा है, पर तुमको जब बिल आता है, कोई भी चीज घर पे आती है, बिल सप्लायर ही भेजता है खुद के नाम का। एजेंट मतलब अमेजोन अपने नाम पे बिल बना के नहीं भेज पा रहा, नहीं भेजता। गेटवे, सिर्फ पेमेंट गेटवे अमेजोन का होता है। जब भी मेरे पास प्रोडक्ट आता है, नाम लिखा होता है सप्लायर का, मतलब सप्लायर ने ये हक नहीं दिया उसको कि तुम एजेंट तो मेरी चीजें तो बिकवा रहे हो, मगर खुद के नाम पे इनवॉइस नहीं लिख सकते। तो वो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन यहाँ कवर नहीं। तो कौन सा एजेंट? जिसको मैंने हक दिया कि तुम अपने नाम पे क्या कर, खुद के नाम पे इनवॉइस बनाओ और मेरी चीजों को बिकवा। मेरे को तो मतलब क्या है, मेरी चीजें बिकनी चाहिए। क्या ये बात समझ में? तो ये है तुम्हारा पैराग्राफ 3, एजेंट प्रिंसिपल। आया समझ में? इसको पहले लिख लो कि इसमें एजेंट कौन है।
लिख लिया? डन। अब ये क्या था? मासूम सा एक छोटा सा तुम्हारा पैराग्राफ 3 शुरू होने से पहले तो खत्म हो गया। अब इसके लॉजिक को समझे कि इतनी गहराई क्यों है। मेरी बात सुनो, मैबलिन वालों के लिए कितना अच्छा है ये चीज कि भाई सुन शॉप वाले, तो तेरे नाम पे बिल बना और बेच दे। सामान किसका बिका? मैबलिन वाले का। नाम किसका आया? उसका, शॉपकीपर का। धीरे से हौले से तुमने क्या किया? टर्नओवर किसके नाम पे करवा दिया? एजेंट। अब तुम्हारा टर्नओवर कैसे काउंट होगा? वो होगा क्या? नहीं। तो इन्होंने बोला नहीं, रजिस्ट्रेशन में आगे तुम पढ़ोगे, अगर एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन है तो एजेंट आपके लिए जो जो चीजों को बेचता है वो टर्नओवर एजेंट का नहीं, वो तुम्हारा ही टर्नओवर काउंट। नहीं तो पता है तुम क्या करोगे? ऐसे 100 एजेंट निकाल के बैठ जाओ, 50 एजेंट, 100 एजेंट, 1000 एजेंट, क्या करोगे? हर एक के ऊपर 40 लाख की लिमिट भी आती है गुड्स में, कुछ तो लिमिट है। तुम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जीएसटी भरोगे नहीं, क्यों? रजिस्ट्रेशन क्यों लोगे? लोगे ही नहीं तुम रजिस्ट्रेशन। समझ में आया रीजन? तो इन्होंने क्या बोला, रजिस्ट्रेशन चैप्टर बोलता है कि एजेंट तुम्हारे बिहाफ पे जो ट्रांजैक्शन कर रहा है टर्नओवर प्रिंसिपल का काउंट हो। अदिति ये बात समझ में? क्यों? क्योंकि ऐसे तो तुम एन नंबर ऑफ एजेंट निकाल लोगे, फिर बोलोगे हमारा तो 20 लाख या 40 लाख के अंदर ही टर्नओवर है, हम क्यों जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले? तो यहाँ पे विद कंसिडरेशन भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। तुम बोलोगे हम एक काम करते, कंसिडरेशन हटा देते, विदाउट कंसिडरेशन ये काम करते, सप्लाई नहीं माना जाएगा। उसने क्या करना है, अगर एजेंट प्रिंसिपल को और प्रिंसिपल एजेंट को कुछ देता है या उनके बिहाफ में कुछ करता है, ये सब सप्लाई। तो सप्लाई बना दिया तो फिर से कहाँ काउंट होगा? ये टर्नओवर ऑफ प्रिंसिपल। डन? समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा पैराग्राफ 3। अब इससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन है, डेल क्रेडर एजेंट। हमको अब वो समझना है कि वो डेल क्रेडर एजेंट क्या होता है। ठीक है, एजेंट आ गया समझ में? कौन सा एजेंट? जिसको इनवॉइस बोला कि भाई तू खुद के नाम पे इनवॉइस बना और बेच सामान। तो एक्चुअल बोलूं तो शेड्यूल नंबर 1 फाइनली ओवर, खत्म। अब कुछ नहीं बचा ही क्या? 4 तो पैराग्राफ थे जिसको 2 दिन लगा के खत्म करा तुमने। अब इसमें कुछ भी नहीं, ये हो गया तुम्हारा शेड्यूल 1 का कवरेज खत्म। बचा क्या फिर? बचा सिर्फ एक ही है क्लैरिफिकेशन कि डेल क्रेडर एजेंट क्या होता है। अब मैं तुमसे एक वोट लेती हूँ, क्या मैं सारे क्लैरिफिकेशन लास्ट में करा दूं जैसे ही सारी डेफिनेशंस खत्म हो जाएगी वाली? तो एक साथ सारे क्लैरिफिकेशन करवा दूं? एक क्लास सिर्फ क्लैरिफिकेशन की कर दूंगी, सारे क्लैरिफिकेशन उसके अंदर। ठीक है, चलेगा? हाँ ना, कुछ तो। हाँ मैम चलेगा। रीजन बीइंग क्या होगा ना, जब सारा सब हो जाएगा ना, एक रीजन ये भी है कि मैं फिर उसमें पूछ सकती हूँ तुमसे कि बताओ ये शेड्यूल 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, कहाँ जाएगा? तब तुम दिमाग चला सकते हो मुझे। अभी मैं बता दूंगी, तुमको पता है हाँ मैम ये तो यही जाना चाहिए, बट तब मैं पूछूंगी तो मे भी शायद ये एग्जाम ओरिएंटेड पूछ पाऊंगी। तो कल नहीं, मतलब परसों ही हो जाएगी वो क्लास। कल तुम्हारा शेड्यूल 2 और 3 खत्म हो जाएगा, परसों हमारी सिर्फ क्लैरिफिकेशन की क्लास है। ठीक है, तो क्या मैम मेरा यहाँ पे शेड्यूल 1 खत्म हुआ? हाँ, यहाँ पे शेड्यूल 1 खत्म हुआ। 4 पैराग्राफ कौन से थे एक बार के लिए बता दो। पहला था परमानेंट ट्रांसफर, याद है? बिजनेस असेट। दूसरा क्या था? सप्लाई, चाहे गुड्स का हो या सर्विस का हो, आप रिलेटेड का करो या डिस्टिंक्ट तो करो, बट कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चाहिए। तीसरा था सप्लाई सिर्फ गुड्स का, प्रिंसिपल ने एजेंट को किया, एजेंट ने प्रिंसिपल को किया, या इनके बिहाफ पे एजेंट ने लिया या एजेंट के बिहाफ पे प्रिंसिपल ने कुछ किया, ये भी क्या है? सप्लाई है। लास्ट क्या था? इंपोर्ट ऑफ सर्विस, या तो रिलेटेड पर्सन या ओन एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इंपोर्ट्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये है मेरे 4 चीजें। इन 4 चीजों का कहाँ कहाँ लिंकेज था? बेसिक लिंकेज मेगा एग्जाम्पशन पे है, बेसिक लिंकेज शेड्यूल 3 पे है। तो जहां जहां पे जो लिंक था वो हमने अभी पढ़ लिया। जब रिवीजन रिकॉर्ड करेंगे सप्लाई का, वो रात को ही होगा। हम नॉर्मल क्लास के बीच में नहीं करेंगे रिवीजन रिकॉर्ड, नहीं तो क्लास एक्सटेंड हो जाएगी बहुत ही। क्लास को हम क्या करेंगे, रात को रिकॉर्ड करेंगे सप्लाई, और सप्लाई के रिवीजन में ये सारे लिंकेज में वापस से रिवीजन में बताऊंगा।
ठीक है, चलो अब आते हैं किसके ऊपर, जिंदगी में एक ही चीज बची मैम, शेड्यूल 3, और वो शेड्यूल 3 के ऊपर अपन आते हैं, और वो शुरू होने से पहले भी खत्म हो जाएगा, इतना भी बता, इजी है। तो एक तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा इजी सी चीज है जो खत्म होगी, कहाँ गया, तो पहला शेड्यूल 3 मैम ऑलरेडी हमने कर लिया है। क्या था पहला शेड्यूल 3, अगर आप क्या करते हो, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को क्या करता है, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फिर चाहे वो क्या हो, कैजुअल वर्कर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वाला वर्कर हो, मतलब किसी भी तरह का भाई साहब वो कोई भी वर्कर हो, वो क्या है यहाँ पे कवर होता है। वही चीज लिखिए, चाहे वो कैजुअल वर्कर हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट वाला वर्कर हो, कोई भी हो वो कवर हो। और यहाँ सिर्फ सर्विसेज ही कवर हैं, ये सब हमने कर लिया। ये सिर्फ वो सर्विस कवर है जो एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड, एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है वो तो क्या होगा, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, याद है। अगर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में किया है तो शेड्यूल 1 कवर कर लेगा उसको, अगर विदाउट कंसिडरेशन, और विद कंसिडरेशन है कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वैसे भी सप्लाई के कारण भी वो क्या हो जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। ये बात आ रही है तुमको समझ में, जो अब मैं प्रोबेबिलिटी बोल रही हूँ कि लिखूं ही इसको बार बार, आ रही है। अब आते हैं सीधे हम इसके ऊपर, पहले मैं इंपॉर्टेंट करवा देती हूँ, फिर ये पढ़ने वाले कर। मैम क्या है ये भी तो पढ़ा था, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, ये भी पढ़ा था अपन ने, ये भी हो गया। और एक मैम वो एक्शनेबल क्लेम वाला भी तो किया था, वो कहाँ गया, ये रहा, एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, ये भी क्या है, कवर्ड है शेड्यूल 3 में, बट लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे जीएसटी लगता है। क्या यहाँ तक कर लिया था हमने सब कुछ। अब मैं इसको कंप्लीट कर लूं क्योंकि यही कंप्लीट नहीं, बाकी पता है क्या है, इतना इजी है सीधे। अगर तुम जिंदगी से जा रहे हो तो उससे रिलेटेड कुछ भी चीज होगी, मतलब हम गए निपट गए, अब निपटने के बाद तो जीएसटी छोड़ दो, तो वो वही बोल रहे हैं कि चाहे तुम्हारा फ्यूनरल हो, कुछ भी हो, इवन अगर डेड बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, हम सब माफ करते हैं, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। सिंपल। डेथ से रिलेटेड कोई भी सर्विस हो अदिति, डेथ से रिलेटेड स्ट्रेट बैठो अच्छे से, डेथ से रिलेटेड कोई भी सर्विस हो, दैट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, खत्म, इसमें कोई एनालिसिस नहीं है। अब मैं डेथ की क्या एनालिसिस कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद और इजी बताऊं क्या है, अगर आप गवर्नमेंट के मेंबर हो, गवर्नमेंट में कोई भी काम करते हो, चाहे पार्लियामेंट के मेंबर हो, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर हो, मतलब गवर्नमेंट में कोई भी पोस्ट होल्ड करते हो, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं था, गवर्नमेंट में आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं होता, अगर आप कोई पोस्ट होल्ड करते हो, तो मैम वो कैसे कवर करते हैं, वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस में, तो उन्होंने अलग से पॉइंट बना दिया। या तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन चाहिए था, वो तो बन नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि आप मेंबर हो पार्लियामेंट के, मेंबर हो स्टेट लेजिस्लेचर के, आप एम्प्लॉय नहीं हो उनके, तो उन्होंने एक और पॉइंट बना दिया कि ये भी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ में आया। फिर मैम ड्यूटी आप एक डायरेक्टर की तरह कर रहे हो, चेयरपर्सन की तरह कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट में मैम आप डायरेक्टर हो, आप क्या हो, डायरेक्टर या चेयरपर्सन, आप वो डायरेक्टर चेयरपर्सन हो जो एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि मैम एम्प्लॉय बनता ना तो वैसे ही नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाए। अब उसने स्पेशली बोला अगर आप एम्प्लॉय नहीं बने, आप नॉर्मल डायरेक्टर बन गए, तो भी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है, ओनली इन केस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। डायरेक्टर अभी अपन कर रहे थे ना, उसका एक पॉइंट अब मैं जोड़ू, यही है मैम, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट में डायरेक्टर, हाँ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट में क्या हूँ, या तो चेयरपर्सन हूँ या फिर मेंबर हूँ या डायरेक्टर हूँ। तो बोलते मैम डायरेक्टर अगर आप एम्प्लॉय बने तो वैसे ही क्या होगा, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। मगर मैम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में आप डायरेक्टर तो लेकिन एम्प्लॉय नहीं, तो हमने क्या बोला था, अगर एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन है और आप एम्प्लॉय नहीं बनते हो तो ये नॉर्मल सप्लाई 194J होगा आपका। बट यही चीज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट में तो उसने कवर कर लिया,
कि आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय बनो नहीं बनो, सीधी बात, ना इधर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। और यही मैम अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होता तब ये नहीं, तब एम्प्लॉय बनो तो ना इधर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है, और एम्प्लॉय नहीं बने तो 194J में आओगे, सप्लाई है वो। समझ में आया? अब वो डायरेक्टर वाले में एक लाइन नीचे और लिख लो, जहां हम डायरेक्टर का कर रहे थे वहां लिखो एक लाइन। If the director is employee of central government, state government, in such a case, Schedule 3 applies. That means neither supply of goods nor supply of service. ठीक है? If the director is not in the capacity of employee in central government, state government organization, in such a case, it is specifically covered in Schedule 3, Para 2. That it is neither supply of goods nor supply of service. Done? If it is organization other than central government, state government organization, in such a case, if director is not in the capacity of employee, then it is a supply of service by director. Done? हो गया। अब जब तुम क्वेश्चन करो प्लीज ये सारे एनालिसिस को याद रखना, मैंने कोई नॉलेज बढ़ाने के लिए तुमको नहीं दिया, ये सब आईसीआई के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आता है, तो इसमें ज्ञानवर्धक कुछ भी नहीं दिया मैंने तुमको, उतना ही दिया जितना जरूरी था। चलो आगे बढ़े। अब और इजी क्या है मैम, ये तो हमने अभी किया, वो डायरेक्टर वाली बात, एम्प्लॉय वाली बात, ये भी इजी है। अगर कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल के थ्रू जो सर्विसेज प्रोवाइड करी है, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। सिंपल। तो कोई भी कोर्ट हो, कोई भी ट्रिब्यूनल हो, अगर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कोर्ट में हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, किसी भी तरह का कोर्ट तुम्हें सर्विस प्रोवाइड करे, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है। अब ये क्या मैम, डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। देखो तुमने सुना होगा कंज्यूमर फोरम होता है ना, जहाँ पे कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हो जाए तो तुम कंप्लेन कर लो, तो वही बोलते हैं मैम डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कोई कोर्ट तो है नहीं। हम आपने बोला कोर्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो पढ़ो ना यहाँ पे, मैंने क्या बोला, कोर्ट में इंक्लूड होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट इंक्लूड्स हाई कोर्ट, कोर्ट इंक्लूड्स सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट इंक्लूसिव डेफिनेशन, शुरू से बता रही हूँ कि इंक्लूड का मतलब क्या है। कोर्ट इंक्लूड स्पेसिफिकली तो ये तीन लिखे, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मैम डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कोर्ट तो नहीं है, बट इसके जितने भी फीचर्स हैं, इनको जितनी भी पावर्स दी हैं, वो पावर कोर्ट के जैसी होती है, कि वो भी डिसीजन लेंगे,
वो भी सही गलत बताएंगे, वो भी पेनल्टी लगाएंगे, वो भी क्या करेंगे, डैमेजेस रिकवर करवाएंगे एक सफरिंग पार्टी को। वही तो कर रहे जो कोर्ट करता है। तो इवन अ डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, नॉट अ कोर्ट बट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोर्ट। क्या बोल रहे हो? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोर्ट। और याद है मैंने शुरू में ही बोला था, जहां इंक्लूड लिखा हो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले सब कवर होते हैं। तो ये भी कोर्ट जैसा ही तो है। तो यहाँ बोलते हैं अगर ये भी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ में आया? तो वो एक चीज जो इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड करवाना, उसके ऊपर आज यहाँ पे क्या है, एक क्लैरिफिकेशन कि ये सारी चीजों को वही पावर दिए। इन लोगों के पास क्या है, डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है, इनके पास वही पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वही कैरेक्टरिस्टिक है। देख रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक, ये वर्ड लिखना पड़ेगा। दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रिब्यूनल। यही तो है वो डिसाइड करने वाला पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक वही है। तो इसको भी हम कोर्ट मानेंगे और इनके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। आई बात समझ में? तो मैम हो गया क्या शेड्यूल 3? देखो तुम्हें शेड्यूल 3 में कहा थे हम? सबसे पहले शेड्यूल 3 का फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या था? शेड्यूल 3 का मेरा फर्स्ट पॉइंट था वो एम्प्लॉय वाला। क्या सर्विस बाय एन एम्प्लॉय कर लिया। हाँ, पैराग्राफ 1 याद रखने की जरूरत नहीं है बट नाम पता होना चाहिए। कोर्ट वगैरह एंड डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कर लिया। हाँ, फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के या तो तुम मेंबर हो या तो वहां कोई पोस्ट रखते हो, क्या ये वाली बात कर ली। हाँ मैम, फ्यूनरल ब्यूरियल मतलब जिंदगी से अगर आप तुम चले गए हो तो अब तो जीएसटी का पीछा छोड़ दो, कोई भी सर्विस इवन ट्रांसपोर्टेशन भी करवा रहे हैं तो भी चले। ठीक है मैम, ये भी करा था क्या? हाँ, इनकम्प्लीट किया अपन ने लेकिन करा तो सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग कर लिया। हाँ, बचा क्या? एक्शनेबल क्लेम भी कर लिया। यस बिल्कुल, हमने क्या कर लिया, एक्शनेबल क्लेम भी कर लिया। ये चीजों को अभी नहीं किया है तो उसको भी टच नहीं कर। यहाँ तक बात आ गई। अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में, दैट इज सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग। इसके एनालिसिस को हम स्टार्ट करते हैं। मैम यहाँ पे क्या है, हमने एक बिल्डिंग बना, हमने एक बिल्डिंग बना ली, बन गई, कंप्लीट, डन। तो ये हमारी सुंदर सी बिल्डिंग बन गई जिसमें सिर्फ खिड़कियां हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी बिल्डिंग। ठीक है, अब ये बिल्डिंग बन गई क्या? हाँ मैम, ये बिल्डिंग बन गई। अब ये बनी बनाई बिल्डिंग को मैंने क्या कर दिया, सेल। बन चुकी, बन गई, सेल कर दिया। तो कहना है से इट इज सेल ऑफ बिल्डिंग। इसी को तो बोलते हैं ना, ये क्या है, सेल ऑफ बिल्डिंग। और क्या कवर किया है, सेल ऑफ बिल्डिंग नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो क्या मैं बोल दूं, ये कवर कर लिया मैंने, सेल ऑफ बिल्डिंग मतलब नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, दूसरे वाले पे है एनालिसिस पे। मैम ये क्या है, ये लैंड है, ये लैंड एज इट इज बेच दी। ये लैंड है नहीं मधुर, ये लैंड क्या की हमने, एज इट इज सेल कर दी। कहना है से सेल ऑफ लैंड। हाँ, और नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, तो ये भी कवर हो गया। ये दो तो यूं ही कवर हो गए। बट यहाँ पे इतना सारा क्या लिखा है फिर मैम, सब्जेक्ट टू शेड्यूल 2 पैरा 5B। कुछ तो लिखा है शेड्यूल 2 पैरा 5B में, मतलब अभी मेरा शेड्यूल 2 हुआ नहीं है, उसमें भी ये लैंड और बिल्डिंग के रिलेशन में कुछ ना कुछ तो इन्होंने डाला है, वो हम यही कवर करें। क्या है वो समझो। बोलते हैं देखो मैम, ये तो बिल्डिंग आपने ऐसे ही बेच दी। ठीक है, अब हम इसको ट्विस्ट करते हैं। क्या करते हैं, इसको ऐसे नहीं रखते। कैसे करें फिर? अभी मैम समझो ये बिल्डिंग बनना ही स्टार्ट हुई। अभी क्या हुआ, ये बिल्डिंग हमारी क्या है, बनना स्टार्ट हुई। अभी एक स्लाइड भी पूरा नहीं बना हुआ, ये आधा ही बनाते, अभी इतना ही बना बेचारा, आधा ही बना, बनना ही चालू ही हुआ था। इधर भी फ्लैट बनते हैं, इधर भी बनते हैं। इधर मैंने सोचा कि टॉप वाला मेरे को बुक करना है, बुकिंग पहले ही हो जाती ना, फ्लैट जब बनना स्टार्ट हो रहे होते पहले ही लोग बुक कर लेते, ये कॉर्नर वाला मेरा। तो मैं गई और मैंने क्या किया, ये कॉर्नर वाला बुक कर दिया, बुक 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 बुक। अब एक चीज बताओ, कोई चीज बनने से पहले ही सेल हो चुकी, बनी क्या अभी, बनने से पहले ही सेल हो गई। अब ओनर तो कहीं ना कहीं, ये ओनर कौन है, ये सेल तो हो गई। अब मैं इनके लिए कंस्ट्रक्शन करके दे रही हूँ,
अब मैं कंस्ट्रक्शन करके दे रही हूँ, अब मैं कोई गुड्स नहीं बेचूंगी आगे। जो गुड्स बना ही नहीं था उससे पहले ही वो तो क्या हो गया, सेल हो गया। अब मैं उनके लिए कंस्ट्रक्शन करके दे रही हूँ, और उनके लिए कंस्ट्रक्शन करना इज सप्लाई ऑफ सर्विस। हम कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं। अब या तो क्या होगा, दो चीज होगी, या तो मैं बोलूंगी मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन करो, जगह मैंने ले ली वहां की, बिल्कुल ले ली, मैंने कहा यहाँ पे खिड़की चाहिए, यहाँ पे वेंटिलेशन चाहिए, यहाँ पे सनरूफ चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए, आप बताओ आपके हिसाब से। या फिर मैंने कहा तुम अपने हिसाब से करके दो, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है, जो भी करो कर तो मेरे लिए रहे हो। तो नाउ इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो अगर बनी बनाई बिल्डिंग बेच दी, दैट इज सेल ऑफ बिल्डिंग। वो तो बन के पूरी बिक रही है, फ्लैट पूरा बना है, अब हम पोजेशन दे रहे हैं, बस हमने हमारे हिसाब से बना के चीज बेच रहे, पर पहले बनने से पहले ही उसको सेल कर दिया। अब उनके हिसाब से चीजें चल रही है या फिर उनके लिए चीजें चल रही है, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। अब वो बन जाती है मेरी सप्लाई ऑफ सर्विस। तो कहा था ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग इज नॉट सर्विस, पर कंस्ट्रक्शन करना उस पे, वो तो सर्विस ही है ना। तो वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर कवर हो। बट मैम ये कब मानेंगे कि ये कंप्लीट हो गया, कब मानेंगे कि ऐसी सर्विस दे दी? तो देखो, या तो मैं पोजीशन लूंगी तब हो जाएगा ना ये कंप्लीट, और अगर पोजीशन नहीं लिया मैंने तो क्या होगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है ना कि अरे हाँ फ्लैट अब कंप्लीट हो गया है, पार्टली या होली, तो विच एवर इज अर्लियर, इसमें से जो भी पहले हुआ तब मानेंगे कि डन, कंप्लीशन हो गया, या फिर आपको पोजीशन मिल गया, मतलब ये सप्लाई का है। या तो तुम पोजीशन ले लोगे तो चीज तुम्हारी, या तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट, भले पार्टली कंप्लीशन आए या फुल कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आए, पर कोई सर्टिफिकेट तो आएगा कि इतना काम हो चुका है। पर इसमें शर्त क्या है, कंसिडरेशन पहले मिलना चाहिए, थोड़ा ही सही, कुछ तो बुकिंग अमाउंट दो तब तो मानेंगे तुम्हारे लिए कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो कुछ ना कुछ एंटायर कंसिडरेशन जरूरी नहीं है हमको, हमको ये पोजीशन या कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले थोड़ा सा कंसिडरेशन चाहिए, ताकि हम बोल दे कि तुम्हारे लिए है, समझ। सो दिस इज योर शेड्यूल 3 का सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, एक्सेप्ट जो पैराग्राफ 5 में दिया ना, वो यही दिया कि अगर आप बना रहे हो चीजों को किसी के लिए तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस ही, क्योंकि शेड्यूल 2 यही बताता है कि किसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलोगे और किस चीज को सप्लाई ऑफ सर्विस बोलोगे। तो उसने वहां बताया कि अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो किसी के लिए, बिक चुकी है पहले, बुकिंग हो गई है, बुकी तो नहीं, बुकिंग हो गई है, तो बुकिंग हो गई तो उनके लिए बन रहा है, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। और ये कैसे मानेंगे मैम कि सप्लाई ऑफ सर्विस एंटायर नहीं, थोड़ा कंसिडरेशन तो या तो पोजीशन के पहले मिल जाए या कंप्लीशन सर्टिफिकेट, विच एवर इज अर्लियर, उससे पहले थोड़ा सा कंसिडरेशन तो चाहिए चाहिए, तभी तो बोलेंगे तेरा हुआ। ठीक है, आया समझ में, आया सच्ची आया। शेड्यूल 3 सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग डन आया। तो ये सारी के सारी चीजें हमने कर ली घर घर में, मतलब डोमेस्टिकली, क्योंकि चाह के भी बिल्डिंग तुम एनआरआई यहाँ पे आ सकता है, खरीद सकता है, इसका इंटरनेशनल लेवल नहीं होता। यहाँ तक बात समझ में आई। अब मैं एक चीज बताती हूँ तुमको, सब समझना, जीएसटी कब लगेगा, जब इंडिया आएगा, इंडिया होगा तो ही जीएसटी लगाओगे, तो मतलब सामान को इंडिया आना पड़ेगा। अब मेरी बात समझो, सबसे पहले तुमको कस्टम का इतना तो पता होगा ना कि वेयर हाउस में अगर तुम गुड्स रखते हो, और जब तक वेयर हाउस में तुम ड्यूटी पे नहीं कर देते तब तक वो तुम्हारे गुड्स नहीं, वो इंडिया के गुड्स तब तक नहीं बनते। पता ना, ड्यूटीएबल गुड्स से नॉर्मल गुड्स बनने के लिए ड्यूटी पे होनी चाहिए। इम्पोर्टेड गुड्स नॉर्मल गुड्स कब होते हैं निधि, इम्पोर्टेड गुड्स नॉर्मल गुड्स तभी होंगे जब तुम उस पर ड्यूटी पे करो। अब सिर्फ सुनो क्या हुआ, स्टोरी सुनो बस मैं कहूँ इंडिया में, यूएस में, मैंने यूएस वाले को फोन किया, मैंने कहा यार सुनना, बोले हाँ सुनाओ। मैंने कहा 1 लाख यूनिट किसी भी प्रोडक्ट की, जो भी मैं जिसमें भी डील करती हूँ, एक काम करो 1 लाख यूनिट यूएस से कहाँ पहुंचा दो, चाइना पहुंचा दो। क्या वो गुड्स कभी भी इंडिया आए? यूएस से सीधे बेचारे कहाँ चले गए, चाइना। सप्लाई तो हुआ मेरी तरफ से, बिल्कुल हुआ, लेकिन ये तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में ही सप्लाई हुई।
वो बेचारे गुड्स इंडिया का पार्ट कभी बने ही नहीं। तो आप समझे, बाहर के बाहर ही सप्लाई हो गया, इंडिया में वो बेचारे गुड्स ही नहीं आए। जब तक इंडिया में नहीं आएंगे जीएसटी कैसे लगाऊं? तो वो बोलते हैं आउटसाइड इंडिया अगर कुछ सप्लाई हुआ है गुड्स का, सर्विस नहीं बोल रही, सर्विस तो अलग ही खबर है, गुड्स का अगर इंडिया के बाहर सप्लाई हुआ है जो इंडिया में कभी आए नहीं, neither सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, बन ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया तो टच ही नहीं किया। जब तक इंडिया में ड्यूटी पे नहीं करोगे वो इंडिया के गुड्स ही नहीं बन रहे, तो वो तो इंडिया आए नहीं, तो इंडिया की ड्यूटी कैसे पे होगी? दूसरा, फिर से गुड्स आ रहे थे, ठीक है, ये क्या है, शिप में चढ़ के गुड्स आए 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 और कहाँ रह गए? मेरे वेयर हाउस में। चलो वेयर हाउस तक भी नहीं है, शिप अभी आई रही थी, आई रही थी, ये आई रही है, आ रही है, और बीच में ही हाई सी सेल मेरे को एक फोन आया कि वो शिप में तुम्हारा सामान आ रहा है ना, एक काम करो, वो किसको भेज दो, इंडिया के किसी पर्सन ने बोला मुझे दे दो। निकल ले भैया, मेरे को क्या जा रहा है, मैंने हाई सी क्या कर दिया सेल, अभी वो मेरे गुड्स बने ही नहीं, उससे पहले वो किसी और के हो गए, मेरा हुआ ही नहीं, उससे पहले ही मैंने क्या कर दिया, उन गुड्स को सेल कर दिया, कस्टम ड्यूटी मुझे नहीं पे करनी, वो सामने वाला पे करेगा, क्योंकि मैंने तो हाई सी सेल में उसी को ही दे दिया। तो ये क्या हुआ, अगर हाई सी सेल भी हो रही है तो तुम्हारे लिए नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। तो पहले बाहर की बाहर गए थे मधुर, फिर हाई सी सेल में गए थे, अब तीसरा आ गए इंडिया में, वेरी गुड, लेकिन अभी कहाँ पड़े? वेयर हाउस में रख दिया मैंने, वेयर हाउस में, अभी ड्यूटी पे नहीं की, वेयर हाउस में ही रखो उसको, मैंने ड्यूटी पे नहीं की। जब तक ड्यूटी पे नहीं करोगे वो इंडिया का पार्ट नहीं बनेंगे। और वेयर हाउस से गुड्स वापस भेज दिए, किसी और को बेच दिए, वेयर हाउस से ही क्या चलेगा, गुड्स कहीं और चलेगा, और वेयर हाउस से ही चलेगा तो कभी ड्यूटी पे नहीं की तो इंडिया के गुड्स ही नहीं बने वो। तो यहाँ पे भी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। और वो जो लास्ट 7 लिखा है वो यही मर्चेंट ट्रेडिंग लिखा है, जो मैंने बोला ना अभी अपन ने नहीं किया, यही है। तो इसको बोलते हैं आउट सप्लाई, मैंने नाम दिया आउट सप्लाई। आउट मतलब इंडिया तक लाने ही नहीं दिया तुमने, या तो बाहर की बाहर ही सेल किया, या फिर इसके दौरान सेल किया, या फिर वेयर हाउस में रखा था, अभी ड्यूटी पे नहीं करी उससे पहले ही सेल कर दिया। कैसे भी इंडिया के गुड्स नहीं बने, जब तक गुड्स इंडिया के नहीं बनेंगे, गुड्स नहीं बनेंगे तब तक जीएसटी कैसे लगेगा? तो बोला नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, एंड विद दिस शेड्यूल 3 डन। अब ये कहाँ लिखा है इसको देख लेते हैं। ये रहा तुम्हारा मर्चेंट ट्रेडिंग। अब यहाँ पे मर्चेंट ट्रेडिंग में क्या लिखा है, अगर सप्लाई करते हो गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। अभी समझ में आया, बाहर की बाहर ही भिजवा दी। मेरे केस में यूएस था और चाइना था, ये वही है, यहाँ पे इन्होंने यूएस एंड कनाडा ले लिया, ठीक है। बस 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 मृदुल, नहीं मधुर, बस। फिर मैम ये क्या है, वेयर हाउस से अगर गुड्स क्लियरेंस से पहले चले गए, वही तो लिखा है। और ये क्या है तुम्हारा आईसी सेल, बेचारे गुड्स आ रहे थे, आने से पहले ही किसी और के हो गए, तो ये सब नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। दिस कंप्लीट शेड्यूल नंबर 3। तो पैरा शेड्यूल 1 गया, शेड्यूल नंबर 3 भी गया, खत्म हो गया, ठीक है। कल करना है हमको शेड्यूल नंबर 2, क्रक्स के साथ करेंगे, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, उसमें एनालिसिस बहुत ज्यादा नहीं, मतलब कल तुम्हारा सप्लाई पूरा खत्म हो जाएगा विद कंपोजिट एंड मिक्सअप। तो जयराम जी की टू द सप्लाई, फिर स्टार्ट करेंगे मेरा क्रिएट किया हुआ चैप्टर, दैट इज टाइप्स ऑफ सप्लाई, ठीक है। चलो मैम रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी, लेकिन 10 मिनट्स का टाइमर लगा रही हूँ। इन 10 मिनट्स में तुम्हें शेड्यूल 3 जितना याद आता है वो लिखना है, और शेड्यूल 1 कोशिश करना है 10 मिनट के अंदर ही लिखो, ठीक है। चलो स्टार्ट कर दो।